हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज़ में। क्लास सेवन्थ की ये लास्ट बुक हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक कवर कर चुके हैं। ये क्लास सेवन्थ की पॉलिटिकल साइंस की बुक है और इस किताब का नाम है आपके पास सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसका भाग 1 कक्षा 6 में हम कवर कर चुके हैं। तो इस बुक में आपको ज़्यादा चीज़ें नोट नहीं करनी है, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर समझने वाली हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले इस बुक के इंडेक्स को, इसमें कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। इस किताब के अंतर्गत कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो उन पॉइंट को हम यहाँ पे मार्क करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ विषय सूची दी गई है और विषय सूची के अंतर्गत इकाई 1 में भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात यहाँ पर की गई है। पहला चैप्टर समानता से संबंधित है। इकाई 2 अगर हम देखेंगे तो वो राज्य सरकार से संबंधित है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका और राज्य शासन कैसे काम करता है, ये 2 और 3 अध्याय हैं। इकाई 3 लिंग बोध जेंडर, इसके अंतर्गत अध्याय 4 में लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, औरतों ने बदली दुनिया, ये 4 और 5 अध्याय हैं। इकाई 4 अगर हम देखेंगे तो माध्यम और संचार माध्यम और विज्ञापन, तो संचार माध्यमों को समझना और विज्ञापनों को समझना, ये हमारे पास अध्याय 6 और 7 है। इसके बाद बाजार हमारे पास इकाई 5 है, हमारे आसपास के बाजार और बाजार में एक कमीज, ये जो है अध्याय 8 और 9 है। और फिर हमारे पास भारतीय लोकतंत्र में समानता और अध्याय 10 है समानता के लिए संघर्ष। इस प्रकार हमारे पास इस बुक के अंदर कुल 10 चैप्टर दिए गए हैं। देखना शुरू करते हैं हम सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर, जिसका नाम है समानता। हम भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है। इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे, यह क्या है और लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। तो हम कहानियाँ इसमें थोड़ा सा स्किप करते हुए चलेंगे और एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही देखते हुए चलेंगे। चैप्टर मैं आपको पूरा समझाऊंगा, तो आपको ध्यान से इस चीज़ को सुनना है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक चित्र दिया गया है। इसमें छोटेलाल किसान, मंजीत कौर शिक्षिका, तेजा सिंह व्यापारी, ग्रीस राव छात्र, कांता देवी घरेलू कामगार और सुजाता कुमारी घरेलू कामगार, ये सभी चुनाव के समय पर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जिसका मतलब ये है कि सभी को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो व्यापार ही हो, शिक्षिका हो, किसान हो, छात्र हो, घरेलू कामगार हो। यानी हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यहाँ पर इसी कहानी की चर्चा की गई है। क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य ऐसे अधिकार से है कि चाहे कोई भी धर्म का हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है यदि वह वयस्क है। वयस्क का मतलब हुआ, हमारे यहाँ वयस्कता का मानक 18 वर्ष है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आवश्यक था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे है अन्य प्रकार की असमानताएं। भारत में असमानताएं बहुत सारे प्रकार की हैं, जैसे गरीबी और अमीरी के बीच में, जैसे जातिगत असमानता। आप यहाँ पर कुछ विज्ञापनों को देख पा रहे होंगे। ऊपर दिए गए विज्ञापनों में आपको जाति सूचक अंश यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर तोमर राजपूत हो गया, है ना, जैसे यहाँ पर अग्रवाल कन्या हो गया, इस प्रकार से दिया गया है। तो जो विज्ञापन दिए गए हैं शादी के, उनमें जाति को विशेष तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। ये जातिगत असमानता को तोड़ने की बात इस चैप्टर के अंतर्गत की गई है। अब यहाँ हमारे पास एक कहानी दी गई है जो एक दलित बच्चे के बारे में है। दलित शब्द की व्याख्या हमने पीछे क्लास में भी की थी। दलित का मतलब होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ।
और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। बिल्कुल, इस बात को हम यहाँ पर इस कहानी से समझ सकते हैं। देखिए, आपको एक आत्मकथा नोट कर लेनी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक हुए। उनकी आत्मकथा है जूठन, जिसका यहाँ पर चित्र भी दिया गया है और आप इस आत्मकथा को देख सकते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन आत्मकथा, उसमें उन्होंने एक दुख व्यक्त किया है अपना स्कूल के समय का। उन्होंने कहा कि स्कूल में जो है कभी बहुत दूर बैठना पड़ता था, काफ़ी बार पिछले दरवाजे पर बैठना पड़ता था, अक्षर भी धुंधले दिखाई पड़ते थे। एक बार अध्यापक ने उन्हें झाड़ू लगाने के लिए कहा। लंबा चौड़ा मैदान कई गुना बड़ा था, जिससे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। धूल से चेहरा सिर हट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी और उनकी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित समाज से आते थे और उनको जो है स्कूल में वो समानता का व्यवहार देखने को नहीं मिलता था। उनकी गरिमा को स्कूल में ठेस पहुंचा। वो स्कूल में 2 दिन तक झाड़ू लगाते रहे। अंत में उनके पिता ने जब उनको झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्होंने मास्टर से साहसपूर्वक इसका विरोध किया। वो लिखते हैं कि मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। उन्होंने इस बात पर विरोध व्यक्त किया। एक ऐसी ही कहानी असमानता की, ये दलित असमानता को लेकर के यहाँ पर बताई गई है। तो आपको ये नोट कर लेना है कि जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। वो एक दलित लेखक हैं और उन्होंने स्कूल में अपने साथ हुई पड़ताड़ना को इस आत्मकथा में व्यक्त किया है। यहीं हमारे पास एक दूसरी घटना दी गई है, एक दूसरी कहानी दी गई है, जो भारत के एक बड़े शहर में घटी। अधिकांश भागों में ऐसा होना था। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है श्री और श्रीमती अंसारी की, जो शहर में किराए पर मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे और इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, तो डीलर ने उन्हें बहुत सारे मकानों के बारे में बताया। यहाँ पर जब वो मकान ढूंढने जाते हैं तो किसी मकान मालकिन ने उनके नाम को सुनते ही बहाना बनाया कि यहाँ मांसाहारी लोग नहीं रह सकते हैं, जबकि वहीं पास से मछली पकाने की जो दुर्गंध है वो आ रही थी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा ही उनके साथ बहुत लंबे समय तक हुआ। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सुझाव दिया कि वो अपना नाम श्री और श्रीमती कुमार जो है वो रखें और उसके बाद उनको आसानी से घर मिल जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर धार्मिक असमानता को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया और अंत में 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो ये यहाँ पर असमानता को दिखाया गया है, चाहे वो आप यहाँ से समझ सकते हैं दलित असमानता हो या धार्मिक असमानता हो, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। एक पॉइंट दिया गया है मानवीय गरिमा का मूल्य। अब प्रत्येक व्यक्ति को, यह चाहे हम यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें कि उनको स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ा या अंसारी दंपति के साथ हुए व्यवहार की बात करें, तो उनकी गरिमा को ठेस पहुँची। ये व्यक्ति की गरिमा है। स्कूल में झाड़ू लगवाया गया तो शिक्षक और छात्रों में उनके सम्मान को बुरी तरीके से आहत किया। ये महसूस कराया कि वे सभी छात्रों के समान नहीं हैं और उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ अधिक नहीं कर सके, किंतु जब पिता ने झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्होंने असमान व्यवहार पर क्रोध आया। उन्होंने शिक्षक के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को मकान किराए पर देने से इनकार किया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, उस सुझाव को ठुकरा दिया। यहाँ पर हमारे पास 1975 में बनी दीवार फिल्म का एक दृश्य दिखाया गया है, जहाँ एक बच्चा जूता पॉलिश करने के बाद फेंक कर दिए गए पैसों को लेने से इनकार कर देता है।
व्यक्ति की गरिमा है कि उसके कार्य के लिए उसके साथ जो है सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। और ये चैप्टर हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है, कक्षा 7वीं के बच्चे को ये नैतिक मूल्य सिखाने की कोशिश कर रहा है कि समाज में जाति व्यवस्था को तोड़ना कितना आवश्यक है। परंतु जातिगत व्यवहार आज तक समाज में तोड़ पाना वो बड़ा मुश्किल कार्य है, वो इस चैप्टर के अंतर्गत समझाया गया है। हालांकि किताबें हमेशा हमें ये प्रयास सिखाने का करती हैं कि इस प्रकार की जातिगत असमानता को हमें जीवन में नहीं उतारना है। भारतीय लोकतंत्र में समानता यहाँ पर एक मूल्य दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा देखते हुए चलें। आप अनुच्छेद 15 पढ़ते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा संविधान में दिया गया है कि किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले जो भी लोग हैं सभी समान माने जाएंगे, वे सबके समान हैं। लेकिन इसके बाद भी हम नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है या खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव, दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। तो अब काफ़ी सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे जो है समानता का व्यवहार स्थापित हो सके। संसद हमारा वो माध्यम है जिसके तहत हम ऐसे कानून बनाते हैं जो सभी को समान समझें। समानता स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल मैदान है, होटल है, दुकानें हैं, बाजार है। सब लोग सार्वजनिक कुआं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकारी योजना और कार्यक्रमों द्वारा। सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के साथ समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनके जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई। इसी दिशा में आप देखेंगे तो एक कार्यक्रम है माध्याह्न भोजन कार्यक्रम। यहाँ पे उत्तराखंड का ही ये चित्र दिया गया है जहाँ पर माध्याह्न कार्यक्रम के दौरान भोजन परोसा जा रहा है। तो आप अगर माध्याह्न भोजन कार्यक्रम देखेंगे तो ये व्यवस्था जो है सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन जो है वो स्कूल में दिया जाता है। और यह योजना जो भारत में लागू हुई वो सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई। इसका आपको ध्यान रखना है कि ये योजना सबसे पहले तमिलनाडु से प्रारंभ की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इसको स्कूलों के अंदर 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे भाई। तो मिड डे मील जिसको माध्याह्न भोजन कार्यक्रम कहते हैं हम, वो जो है 2001 में सबसे पहले तमिलनाडु से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सभी राज्यों में 6 महीने के अंदर लागू करने के निर्देश दिए थे। अब इस कार्यक्रम से क्या प्रभाव पड़ा? इस कार्यक्रम से दो प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण पड़े। पहला, जो बहुत गरीब तबके से आने वाले बच्चे हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है, वो भोजन के कारण स्कूलों में उनका प्रवेश बढ़ा। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि भोजन स्कूलों में उपलब्ध करवाया जा रहा था तो इसलिए भोजन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो गरीब तबका है उसकी संख्या स्कूल में बढ़ी, उपस्थिति को में सुधार आया। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम करने में सहायता इस प्रकार की योजना से मिली, क्योंकि इसमें सभी पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ माध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत भोजन करवाया जाता है। तो इस प्रकार से
हम इस कार्यक्रम की उपलब्धि को समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो गरीब बच्चा है या जो दलित बच्चा है उसके साथ ये असमानता का व्यवहार वर्तमान समय तक हमको देखने को मिलता है। कानून बन जाने के बाद भी उन्हें समान समझने से लोग इनकार कर देते हैं। तो किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, गरिमा को ठेस पहुंचाना, ये नीतिगत मूल्यों के तहत एकदम असहज बात है। यही हमें ये चैप्टर समझाना चाह रहा है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का एक कोटेशन दिया गया है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। अंबेडकर ने कहा कि आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, कुछ भी नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये अंबेडकर के द्वारा दिए गए कथन हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर यहाँ पर अन्य लोकतंत्रों में असमानता के मुद्दे, अब यहाँ पर अमेरिका का एक उदाहरण दिया गया है, यूएसए का उदाहरण दिया गया है, और इस उदाहरण से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे क्या यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप अफ्रीकी अमेरिकी लोगों की बात पढ़ेंगे। अफ्रीकी अमेरिकी लोग कौन थे? तो जिनके पूर्वज जो है गुलाम थे, उनको हम अफ्रीकी अमेरिकी लोग कहते हैं। वो अफ्रीका से अमेरिका में लाए गए थे, जिनको ब्लैक अमेरिकन्स कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। अगर यहाँ पर अमेरिका बात करें तो रेसिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं रंग भेद, वो सबसे ज़्यादा हमको अमेरिका में देखने को मिला। यहाँ अमेरिका के अंतर्गत आपको एक महिला का नाम ध्यान रखना है, उनका नाम है रोजा पार्क्स। ये अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, नाम हो जाएगा रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स वो महिला हैं जो मूल रूप से एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, यानी इनके पूर्वज जो थे वो अफ्रीका से आए थे और अमेरिका में गुलाम थे। तो 1 दिसंबर 1955 को जब दिन भर का काम थक जाने के बाद वो बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसको हम अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं, यानी नागरिक अधिकार आंदोलन। तो 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर अफ्रीकी भेदभाव को निषेध कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि अमेरिका में अफ्रीकी भेदभाव को निषेध करवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो आप याद रखेंगे रोजा पार्क्स जो हैं उनका यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन यानी अफ्रीकी मूल के अमेरिकन के साथ किया जाने वाले व्यवहार के विरोध में आवाज़ उठाई, और इससे जो है 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम अमेरिका में बना, जिसके द्वारा वहाँ पर नस्ल भेद जो है उसको पूरे तरीके से कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेता है कि किसके द्वारा ये प्रयास किया गया, तो आपको नाम ध्यान रखना है, रोजा पार्क्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास पूछा भी जा चुका है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 15 का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान में से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग से समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व और निर्बंधन शर्त के अधीन नहीं होगा।
सीधी सी मतलब है, अनुच्छेद 15 कहना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। दूसरा, किसी के सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। तीसरा, जो कुएं, तालाब, स्नान घाट हैं, इनका सभी को प्रयोग की अनुमति है। इस संदर्भ में किसी को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल 15 को समझ पाए होंगे। इसके अलावा लोकतंत्र की चुनौती, किसी भी देश को पूरे तरीके से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। उसका कारण ये है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। अब आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि हमेशा ऐसे ही समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और समान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि हर किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, क्या सभी व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि कक्षा 7वीं की किस पुस्तक है भाई, और कक्षा 7वीं से बच्चे को ये नैतिक मूल्य सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जाति व्यवस्था, किसी के साथ असमानता का व्यवहार, व्यक्ति की गरिमा, इन सभी पक्षों का ध्यान रख करके उसके जीवन का विकास हो, ताकि जब ये 7वीं में पढ़ने वाला बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़े तो वो इन सभी पक्षों पर एक मजबूत समझ रखता हो। इसलिए मैं काफ़ी बार आपसे कहता हूँ कि जातिगत व्यवस्था के विरोध में हमारे पास किताबें हमें सब कुछ सिखाने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने परिवेश के कारण अपनी जातिगत सोच को कहीं बार नहीं तोड़ पाते हैं, और ये भारतीय समाज में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मैंने बताया आपको सभी को वोट डालने का अधिकार। गरिमा, इसका तात्पर्य है कि एक दूसरे व्यक्ति को सम्मान समझना, मतलब एक दूसरे के व्यक्ति को एक दूसरे के समान समझना जो है, ये गरिमा का तात्पर्य है। संविधान वह दस्तावेज है जिससे देश की जनता सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों अधिनियमों को रूपित किया जाता है। नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में चला, रोज़ा पार्क्स, आपको ध्यान रखना है इसके लिए। इसके बाद हमारे पास शुरू होता है इकाई 2। इकाई 2 का नाम है राज्य सरकार, और राज्य सरकार के अंतर्गत 2 चैप्टर दिए गए हैं हमारे पास। सबसे पहला चैप्टर है स्वास्थ्य में भूमिका। अब अगर आप इस चैप्टर का परिचय देखेंगे तो परिचय से आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। लोकतंत्र में लोगों को यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों के विकास, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए और आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये आपको समझना है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बात की गई है। स्वास्थ्य क्या है? सबसे पहले यहाँ पर पहला बिंदु दिया गया है कि स्वास्थ्य क्या है। अगर हम इस परिचय को देखेंगे तो स्वास्थ्य का अर्थ है कि बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। अगर आप इस कोलाज को देखेंगे तो इसमें से केवल कुछ स्थितियां ही आप स्वास्थ्य से जोड़ करके देख पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्लम का भी चित्र दिया गया है। तो स्वास्थ्य को लेकर के ये जो बिंदु दिए गए हैं हमारे पास आगे, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि हमें स्वच्छ पीने का पानी मिले, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। अगर भरपेट भोजन न मिले, घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो लोगों के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। तो सरकार का दायित्व है कि उनको सामाजिक जीवन में जो है ये सभी चीज़ें उपलब्ध करवाए। हम सब चाहते हैं कि चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनावपूर्ण, तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए आपको किताबें कितना कुछ यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रही है।
दिया गया है कि जो भी कार्य करें चुस्ती से करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। स्वास्थ्य हमारा इन सभी बिंदुओं पर निर्भर करता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर दिया गया है, परीक्षण करें, यहाँ तालिका दी गई है। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय भारत में है। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं और लगभग हर साल 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण जनसंख्या के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। अब आप पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में केवल 2,717 अस्पताल थे, 91 में 11,174 अस्पताल हो गए और 2000 में ये संख्या बढ़ करके 18,218 हो गई। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। हम सबको पीने का स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो पानी की वजह से फैलती हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, डाटा। और यहाँ भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत में समस्त बच्चों को आधे खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो यहाँ से आप स्वास्थ्य के बिंदुओं की तुलना कर सकते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि। मरीजों को आवश्यक सेवा देखभाल करा सकें, ये सभी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर दी गई है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल, ये सभी बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ बात करेंगे कुछ और बिंदुओं पर, तो वो दिया गया है जैसे सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे सरकार जो है वो अपने आप में इन विषयों को लेकर के सामर्थ्य रखती है। उस पर आगे के चैप्टरों में हम डिस्कस करने वाले हैं। चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज और नई तकनीकों की विधियाँ उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है और हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। आप सरकारी अस्पतालों में मरीजों की एक लंबी लाइन देख सकते हैं। हाकिम शेख की कहानी यहाँ पर दी गई है। हाकिम शेख पश्चिम बंगाल में खेत मजदूर समिति के सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति जो है, ये पश्चिम बंगाल का एक खेतीहर मजदूरों का संगठन है। आपसे पूछेगा कि किसका संगठन है, तो खेतीहर मजदूरों का। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए। उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के किसी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे और अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया।
अंत में एक निजी अस्पताल ने भर्ती कराया जहां उनका इलाज हुआ। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किए। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख ने PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उनकी जो ये संस्था है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, उसने कोर्ट में इसके विरुद्ध जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया। यहाँ पर एक कहानी दी गई है जो अस्पतालों से रिलेटेड है, उसके बारे में बताया गया है। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, दो प्रकार से हम स्वास्थ्य सेवाओं को बांट सकते हैं। यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में दिया गया है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ कॉलम दिया गया है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों का फायदा होता है। जैसे प्रतिरक्षा हो गया, डिफेंस जिसको हम कहते हैं, पुलिस हो गया, न्यायिक व्यवस्था हो गया, राजमार्ग हो गया। ये सभी चीज़ें जो हैं नागरिकों की सेवाओं के लिए आवश्यक हैं। कुल मिला के सरकार का दायित्व है कि लोगों से प्राप्त कर को वो समाज की उन्नति के लिए प्रयोग करे। यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में दिया गया है। अब सरकारी अस्पतालों के बारे में आपने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल होते हैं उन्हें हम सार्वजनिक अस्पताल कहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को हम कई कारणों से इस जो सरकारी अस्पतालों की सेवा है उसको कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार सभी नागरिकों को ये स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, और इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए हम इस व्यवस्था को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा कहते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क और बहुत कम कीमत पर देना सरकार का जिम्मा है, जिससे गरीब लोग इलाज करा सकें। और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार लोगों के सहयोग से करती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा करने से रोकना, ये सभी कार्य जो है किए जा सकते हैं। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए, हमने पढ़ा था अभी प्रकरण। हमारे संविधान के अनुसार हमारे लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ कुछ चित्र वगैरह दिए गए हैं। एक बच्चे के बीमार होने का चित्र दिया गया है। यूनिसेफ के अनुसार 20 लाख बच्चे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। ठीक है, ऐसा संक्रमण जिस संक्रमण को रोका जा सकता है उससे भी 20 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में दिया गया है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है, बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर मिल जाते हैं। विशेषज्ञ हैं उनमें से कुछ होते हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती है जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। ये तो सब आप समझते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो यहाँ तात्पर्य ये है कि प्राइवेट में केवल और केवल वो व्यक्ति अपना इलाज करवा सकता है जो आर्थिक रूप से सक्षम है, परंतु जो सरकारी अस्पताल हैं वो हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से चलते हैं। तो इसीलिए सरकारी अस्पतालों में सेवाएं मिलना ये हमारा अधिकार है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्वास्थ्य सेवा समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं, और ऐसी दशा लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं और इन सेवाओं को लाभ कमाने के लिए चलाई जाती है, इसलिए इन सेवाओं का मूल्य ज़्यादा होता है। प्राइवेट का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, इसलिए परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है।
अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्रायः ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन, सलाइन बॉटल आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवा या गोली पर्याप्त हो सकती है। तो ये जो व्यवस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी को एकत्रित करने के लिए ऐसा किया जाता है। मलेरिया उन्मूलन चल चिकित्सा दल इस प्रकार से जो है सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीप चलाई जाती है, जिसको चलता फिरता दवाखाना बन करके आती है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिली है। जनसंख्या के 20% लोग बीमारी के दौरान आवश्यक दवाएं खरीदने में सक्षम होते हैं। बाकी अधिकतर लोग जो है वो इस समय पर ऐसा भुगतान नहीं कर पाते हैं। क्या किया जा सकता है जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया जा सके? इसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ केरल का एक अनुभव दिया गया है। 1996 में केरल सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। देखो सुधार कैसे होगा वो भी बिंदु दिए गए हैं। सरकार के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे क्या हुआ? पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। तो अपनी आवश्यकताओं को जो है वो योजना के तरीके से लगा करके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। इससे गांव के पीने का पानी, आहार, औरतों का विकास, शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आइए अब हम एक और देश की कार्य पद्धति को जानें। यहाँ दिया गया है कोस्टा रिका का तरीका। तो आपने केरल का देखा कि केरल ने 1996 में 40% जो बजट है वो पंचायतों को दे दिया। ये भी आप नोट जरूर करिएगा। यहाँ पे केरल आपको मैप में दिखाया गया है। कोस्टा रिका साउथ अमेरिका का एक देश है। कोस्टा रिका में आपको ऐसे समझना है कि कोस्टा रिका जो है वो कई साल पहले अपने संविधान में उसने एक निर्णय लिया कि कोस्टा रिका देश में सेना नहीं रखेगा भाई। तो साउथ अमेरिका के अंतर्गत कोस्टा रिका जो कंट्री है वो सेना नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि वो सेना पर होने वाला जो खर्चा है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसके विकास पर खर्च करती है। वहाँ की सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधा देने से राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि अगर राष्ट्र का व्यक्ति स्वस्थ होगा तो व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के लिए कार्य करता है और उसके कार्य से राष्ट्र का विकास सुनिश्चित होता है। पीने का सुरक्षित पानी है, सफाई है, पोषण है, आवास है, स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो कोस्टा रिका स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे चलेंगे यहाँ पर तो ये चैप्टर होता है हमारे पास यहाँ पर ख़त्म। यहाँ सार्वजनिक, निजी, चिकित्सा, पर्यटक, संचारणीय बीमारी और ओपीडी दिया गया है। ओपीडी अगर आप देखेंगे तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इसको हम लोग कहते हैं, या बाह्य रोगी विभाग। अस्पताल के किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले ओपीडी में रोगी जो है वो जाता है। तीसरा है राज्य शासन काम कैसे करता है। ये हमारे पास अध्याय 3 है। इस अध्याय को भी हम समझेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके परिचय से देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। तो पिछले वर्ष हमने चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, जैसे स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के लिए स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोक शासन कैसे करते हैं, अपने विचार रखते हैं। इस पर जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ एक कहानी वगैरह दी गई है। विधायक कौन होता है? सबसे पहले यहाँ पर विधायक के बारे में दिया गया है। शासन के अंतर्गत देखेंगे अगर हम तो काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे इस चैप्टर में।
जैसे विधायिका के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, सांसद क्या होते हैं इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो पातालपुरम की घटनाओं के बारे में पढ़ा, ये जो कहानी दी गई है इसमें एक स्थान है पातालपुरम, उसकी घटनाओं के बारे में दिया गया है, जिम्मेदारी किसकी करके ये एक कहानी यहाँ पर बताई गई है। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आपके क्षेत्र में विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? तो आप जानते होंगे कि क्षेत्र के अंतर्गत एक विधायक होते हैं, वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। तो विधानसभा का जो सदस्य होता है, राज्य की विधानसभा का जो सदस्य होता है वह विधायक कहलाता है। एमएलए हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लोग यहाँ पर विधायक को कहते हैं। अगर हम देखेंगे तो एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता वोट डालती है, और विधानसभा के सदस्य बनाते हैं और सरकारें बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में प्रस्तुत करता है, तो वो जनता की समस्या को दिखा रहा है, इसलिए वह जनता का प्रतिनिधि है। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट होती है। भारत में हर राज्य में एक विधानसभा है, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है, बिल्कुल। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। यहाँ उदाहरण के लिए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? यहाँ पर राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ पर पंजाब, उत्तराखंड और ये हिमाचल का मैप दिया गया है। अगर हम देखेंगे तो राजनीतिक दलों से चुने गए सदस्य, जो राजनीतिक दल हैं यहाँ पर, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायक की आवश्यकता होगी। देखिए, बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 यानी आधा से एक अधिक, उसको हम बहुमत कहते हैं। तो 68 का आधा 34 है, उससे अधिक यानी 35 जो है किसी भी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए इतने विधायकों की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है, तो वहाँ विधानसभा में चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायक होने के कारण, जैसे यहाँ पे दिया गया है कौन सी पार्टी के कितने विधायक हैं, अब यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आप देखोगे तो 43 विधायक होने के कारण उनको सत्ता मिल गई, वे सत्ताधारी दल बन गए। और मुख्य विरोधी दल जो है, जिसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर सीटें मिली, वो बीजेपी यहाँ पर बन गई 2003 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ दिया गया है कि विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियाँ, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, ये चुनाव जीत कर आए थे। सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। अब जो ये 43 विधायक हैं वो अपने नेता का चुनाव करेंगे और वही नेता यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है, वो यहाँ पर दिया गया है। आप ये सारी बेसिक चीज़ों को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मुख्यमंत्री जो है, विधायकों ने श्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए 2003 में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। अब यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ, इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भाई, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक
चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, तो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, आप एक विधायक के रूप में, दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विधानसभा में एक बहस। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय में कई विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा के अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक से सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा की तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछते हैं या सुझाव दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाह रहे हैं। ये सभी विधानसभा की कार्यवाही है भाई। यहाँ पर विधानसभा के एक वाद विवाद की जो है वो चर्चा की गई है। तो इस प्रकार इस पॉइंट को यहाँ दिखाया गया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ विधायकों के संदर्भ में हमारे पास दिया गया है कि किस प्रकार से विधानसभा की कार्यवाही होती है। अब जानते हैं विधानसभा में किसी भी एक विधेयक पर चर्चा होती है, सत्ता पक्ष के या विपक्ष के विधायक जो है वो आपस में इस पक्ष पर बहस करते हैं और उसके बाद इस पर वोटिंग होती है और फिर कोई भी विधेयक पारित विधानसभा से किया जाता है। उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहस होती है, विपक्ष प्रश्न पूछता है, सत्ताधारी दल प्रश्न पूछता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सदस्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायिका सामूहिक रूप से सरकार के लिए उत्तरदायी होती है। अब सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य विभिन्न विभागों मंत्रियों से होता है, उनके प्रभारियों से होता है। सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो सही मायने में यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है भाई। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में इकट्ठा होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के हिस्सों में काम करने का अधिकार देते हैं, उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आप पाठ के प्रारंभ में देखा कि इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कार्यपालिका और विधायिका के बारे में दिया गया है। केवल अब आप यहाँ पे शासन में कार्यप्रणाली में देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विधानसभा में चर्चा होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की गई। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई है। इसके अलावा सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री धनराशि का वादा, एक अखबार का कॉलम दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा अलग अलग कार्य सरकार के इसके बारे में दिए गए हैं जो बिल्कुल बहुत बेसिक हैं। ये सभी आप जानते हैं क्या क्या लोकतंत्र में सरकार की भूमिका होती है। वॉलपेपर की परियोजना, इस के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षिका द्वारा चुने गए विषयों पर वॉलपेपर वगैरह यहाँ बनाए जा रहे हैं और इससे 2006 में डेंगू महामारी पर वॉलपेपर वगैरह ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये इकाई हमारे पास कंप्लीट होती है। अध्याय 4 हमारे पास आता है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे हम। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, किसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम खड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्रायः हम यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया है। इस पाठ में हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे।
यानी हम इस पाठ में स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कक्षा 7 में कक्षा 7 का एक समोआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में यहाँ पर दिखाया गया है। 1920 के दशक में समोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना, तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, ये आप ध्यान देना थोड़ा सा। समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे द्वीपों का समूह का ही एक भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। तो आप समोआ द्वीप के बारे में जानेंगे तो ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। यहाँ पर समोअन समाज के लोग जो है वो 1920 के दशक तक स्कूल नहीं जाते थे, वही वो अपने घरेलू कार्यों वगैरह को देखते थे। तो छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते थे तो उनकी माताएं उन्हें बड़े देखभाल करना बंद कर देते थे और बड़े बच्चों को पर जिम्मेदारी आती थी। वो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के लड़कियों दोनों को आपस में भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तब वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर आकर काम सीखता था, जैसे मछलियाँ पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार वह 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष के उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। ये जो है यहाँ पर समोअन लोगों के बारे में दिया गया है कि उनका समाज किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब अगर आप देखेंगे तो छोटे शहर में स्कूल से जाने का वर्णन किया गया है। लड़के लड़कियों का अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि वे मैदान का एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से भी यहाँ पर कई गुना बड़ा होता था भाई। इसके अलावा हर स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों में जाते हुए देखते थे और सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी। लड़के जो सड़कों को अपने कामों के उपयोग के लिए करते थे, जैसे ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, कर्तव्यों को आजमाने के लिए, लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ऊपर दिए गए 2 उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि एक ही बच्चे जो है वो अलग अलग तरीके से बड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम परिवार के बुजुर्गों से बात कर पाएंगे तो उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत अलग था। यहाँ पर दिया गया समान लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, खेलने के लिए दिए जाने वाले खिलौने लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दे दी जाती है? खिलौना बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वो बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है।
लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़के धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं। तो इस प्रकार की जो है वो भूमिकाएं यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। इससे असमानता का व्यक्त करने का जो स्पष्ट है वो इस चैप्टर के माध्यम से देखा जा रहा है। यहाँ पर भी इस चैप्टर में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक कहानी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा महिलाओं का काम और समानता, यानी काम में महिलाओं की भूमिका वगैरह, वो सभी चीज़ें हमको यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा बालवाड़ी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है और इस चैप्टर के अंतर्गत भी हमारे पास कोई बहुत आवश्यक चीज़ें नहीं हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आती है औरतों ने बदली दुनिया। इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत चीज़ों को देखेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस बुक को कवर कर लेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ आई होंगी। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हमारे लिए काम करने वाली हैं, कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं जो हमें इस चैप्टर से नोट करते हुए चलनी पड़ेंगी आगे। अभी तक पीछे कुछ आवश्यक चीज़ें जो आपको लगा बहुत आवश्यक हैं वो आपको नोट कर लेनी है भाई। इसके बाद के चैप्टर हम इसमें पढ़ते रहेंगे आगे आगे कौन कौन से चैप्टर इसमें हैं। तो 5 से 10 तक के चैप्टर हम जो है इसके भाग 2 के अंतर्गत कवर करेंगे। भाग 1 को आप तब तक अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिए।